हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन, और हम लोग कंप्लीट करेंगे ईएसबी का पुलिस कांस्टेबल का पेपर, है ना। एमपी कांस्टेबल का ये पेपर रहेगा जिसमें साइंस के 16 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। वो सारे क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा दिन में 2 बजे आपकी साइंस की क्लास चल रही है। सो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर रखा है वो उस कोर्स के अंदर आ सकते हैं और क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और इसके बाद शाम को 6 बजे साइंस की अगेन आपकी लाइव क्लास होती है, तो उसे भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो जैसे भी आपको टाइम मिलता है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे साइंस के अंदर। तो रेगुलर 3 क्लासेस आपकी हो रही है, सारी ही क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द, ये लोहे के उपयोग में कमी हो जाना, रिडक्शन इन द यूज ऑफ आयरन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी होना, फसलों की कटाई में कमी होना, या ध्वनि स्रोत के प्रदूषण में कमी होना। तो बेसिकली जो क्योटो प्रोटोकॉल है, जो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने इसको साइन किया हुआ है, ये किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी से ये संबंधित है। मतलब सारी कंट्रीज मिलकर इस पर बैठक करती है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को, इस पर बातचीत करती है, अपनी सहमति दिखाती है। तो ये क्या करती है, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसके इमल्शन को कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर ये एक संधि है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह संधि, इस संधि में जो है शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। मतलब जो जो भी कंट्रीज के अंडर में आती है उन सभी को बताया गया है, जैसे लाइक 191 कंट्रीज है, तो ये सभी टारगेटेड है कि ये क्या करेगी, कम से कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है, सीएफसी हो गया, इन सब का क्या है, कम उत्सर्जन करेगी। 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में इसे अपनाया गया था, इसीलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल है। कब लागू किया गया था अपने इधर? 16 फरवरी 2005 को ये लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। वे रसायन होते हैं जिन्हें मारने के लिए खरपतवारों पर छिड़का जाता है। खरपतवार कौन होते हैं? हम लोग अगर खरपतवार जो बोलते हैं, खरपतवार या वीडीसाइड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये होते क्या है? ये यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी फसल आपने उगाई है, गेहूँ उगाया है, तो उसके बीच बीच में जो घास वगैरह उग जाती है ना, अनवांटेड प्लांट्स वगैरह जो आ जाते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर खरपतवार बोलते हैं, जिसकी नीड नहीं है। जैसे कि गेहूं के खेत में कोई दूसरा पौधा लग गया है, तो जिसकी नीड नहीं है और जो ऐसे ही लग गया है, वो खरपतवार होते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए खरपतवार नाशी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, वीडीसाइड्स का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ये फसल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन जो खरपतवार हैं, जो उगाए हैं, उनको यहाँ पर खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को संदर्भित करता है जिसमें बेकार हो चुके पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह होते हैं, पुराने लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी वगैरह, ये सारे के सारे खराब हो जाते हैं तो हम लोग इनको फेंक देते हैं। तो इस प्रकार के अपशिष्ट को, इस प्रकार के कचरे को, इस प्रकार के वेस्टेज को क्या कहा जाता है? खतरनाक अपशिष्ट कहा जाता है, प्लास्टिक अपशिष्ट कहा जाता है, ई वेस्ट बोला जाता है, कंप्यूटर वेस्ट बोला जाता है। ये आता है ई वेस्ट के अंदर, दैट मीन्स ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर ये कंसीडर किए जाते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, कैलकुलेटर वगैरह, जो भी चीज़ें होती है, आईसी वगैरह, वो सब इसके अंदर कंसीडर करी जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य कवक यहाँ पर होगा? कौन ईडेबल यहाँ पर रहेगा? पेनिसिलिन हो सकता है, राइजोपस हो सकता है, एग्रीकस हो सकता है, या मोरेल यहाँ पर होगा। तो इसमें से खाद्य कवक की कैटेगरी में कौन आएगा? जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है, ये है मशरूम। तो मशरूम किस कैटेगरी में आता है? मशरूम आता है एग्रीकस की कैटेगरी में, जिसको हम लोग खाते हैं, इसका सेवन करते हैं, है ना, मशरूम खाया जाता है, तो ये एग्रीकस कैटेगरी से आता है। तो एग्रीकस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल जनरल साइंस है, ऐसा नहीं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए हो साइंस के। ये साइंस का जस्ट ऐसा है कि आपके दिन प्रतिदिन के जीवन में काम में आने वाली चीज़ें हैं, तो इसी को बोला जाता है आपका जनरल साइंस। ऑड वन आउट, ऑड आपको निकालना है। रेप्टाइल प्रजाति, एम्फीबियन, मैमल्स एंड वेल, इसमें से अलग कौन है? कौन सी प्रजाति अलग होगी? सरीसृप हो सकता है, उभयचर हो सकता है, स्तनधारी हो सकते हैं, या फिर वेल्स यहाँ पर हो सकते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एम्फीबियन, वेल, उभयचर यहाँ पर हो जाएगा। अब एम्फीबियन कैसे हुआ? क्योंकि इनके अंदर कोई भी हम लोग बोले
तो अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली नहीं पाई जाती। बाकी रेप्टाइल के अंदर, स्तनधारी के अंदर और व्हेल्स के अंदर 4 भ्रूण झिल्लियाँ यहाँ पर पाई जाती है। और इनकी क्या, उभयचर की क्या क्या विशेषताएं होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जल में अंडे देते हैं, है ना, एम्फीबियन, ठीक है, जो पृथ्वी पर भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं। टैडपोल में अंडा प्रस्फुटित यहाँ पर होता है। टैडपोल की स्टेज होती है, जिसे मेंढक की पहली स्टेज होती है ना, टैडपोल स्टेज। तो टैडपोल में अंडा प्रस्फुटित होता है और इनकी त्वचा चिकनी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी उभयचर प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एस्केलेटन में मौजूद होता है, एक्सोस्केलेटन में क्या मौजूद होते हैं? ऑर्थोपोड्स, एनालिडा, मोलास्क प्रजाति या फिर पट्टक्रमी। तो एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोड्स के अंदर ये सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है। अब कैसे पाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, ऑर्थोपोड्स की ये प्रजाति है, इस जानवर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑर्थोपोड्स एनिमेलिया का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें कीट भी आ जाते हैं। मतलब हम लोग देखें तो जितनी भी कीट प्रजाति है, क्रैब वगैरह हो गए, सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। इसमें बाह्य कंकाल तंत्र, एक्सोस्केलेटन मतलब बाह्य कंकाल तंत्र इनके अंदर पाया जाता है। इनमें संगठन का एक अंग प्रणाली इस तरह होता है, ये द्विपक्षीय रूप से सम्मित यहाँ पर हो सकते हैं, सिमेट्रिकली हो सकते हैं, त्रिकोणीय यहाँ पर हो सकते हैं, खंडित यहाँ पर हो सकते हैं, मतलब छोटे छोटे खंड इनके ऊपर हो सकते हैं, जैसा कि इल्ली वगैरह में आपने देखा होगा। प्रभु ही प्राणी जंतु ये होते हैं। ऑर्थोपोड का शरीर एक काइटिनी बाह्य कंकाल तंत्र से यहाँ पर ढका हुआ रहता है। तो इस तरीके से कट आप इनकी बॉडी में देख सकते हैं। तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसमें कई सारी, जो हम लोग ऑर्थोपोडा की बात करते हैं तो इसमें कई सारी कैटेगरीज यहाँ पर आ जाती है, जैसे स्कॉर्पियो हो गया, क्रैब हो गया, है ना, स्पाइडर की जो अलग अलग प्रजाति है वो सारी की सारी ऑर्थोपोडा के अंदर कंसीडर करी जाती है। तो एक्सोस्केलेटन सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है? एक्सोस्केलेटन सिस्टम जो है ऑर्थोपोडा जाति के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो एनालिडा, मोलस्क और इन सब के बारे में देख सकते हैं। एक बार से फटाफट इसको देख लीजिए, इसमें शॉर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी हुई है। प्लेटी हेमिल्थस के बारे में भी लिखा हुआ है, जैसा कि फर्स्ट क्लास जो हम लोगों ने कंप्लीट करी थी, फर्स्ट पेपर, उसमें इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनका पृष्ठ और अग्र चपटा शरीर यहाँ पर होता है, इसीलिए इनको चपटाक्रमी भी यहाँ पर बोला जाता है। इनकी बनावट अंगों के स्तर के साथ द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित हो सकती है। त्रिकोरिक और गुहिक प्रणाली के ये जंतु होते हैं। निषेचन इनका आंतरिक होता है और लार्वा चरणों के माध्यम से होता है, जैसे कोई भी टेनिया फीताक्रमी आप ले सकते हैं, है ना, फासिलुआ ले सकते हैं, जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। एनालिडा की बात करें तो ये समुद्री और अलवणीय जल के अंदर या फिर स्थलीय भी हो सकते हैं। मुक्त जीवित और कभी कभी परजीवी भी इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। ये शरीर संरचना और द्विपक्षीय समरूपता के अंग प्रणाली के स्तर को प्रदर्शित करते हैं, जैसे नैरिस हो गया, केचुआ हो गया, रक्त चूसने वाली जोंक हो गया, तो वो सारे एनालिडा कैटेगरी के अंदर आते हैं। मोलस्क ऑर्थोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा पशु संघ यहाँ पर माना जाता है। इसमें स्थलीय और जलीय, समुद्री और अलवणीय, जैसे नदी वगैरह के, झील वगैरह के ये प्राणी आते हैं, जिनमें अंग प्रणाली स्तर का निर्माण होता है। द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित त्रिकोरिक और गुही प्राणी जंतु है। एप्पल घोंगा, पर्ल, कैटल फिश, स्क्विड, डेविल फिश, सीहोर और टस्क शेल और चीटोन, ये सारे के सारे इसी कैटेगरी के अंदर, मोलस्क के अंदर कंसीडर यहाँ पर किए जाते हैं। ये जनरल सिर्फ आपको अभी इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है। जब हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस लेंगे तो उसमें हम लोग सारे ही जितने भी कैटेगरीज है इनको विद डायग्राम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया था यहाँ पर कि कौन सा जो है एक्सोस्केलेटन सिस्टम यहाँ पर रखता है, तो ऑर्थोपोड्स की विशेषता है कि इनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल तंत्र यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। फूड रिमेन सेफ एट सेल्सियस। फूड कितने डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रहेगा? 4, 10, 5 या 15। तो 5 डिग्री सेल्सियस पर फूड हमारा सिक्योर होता है, सेफ होता है, क्योंकि इसके अंदर पनपने वाले जो जीव हैं वो उत्पन्न नहीं हो पाते हैं इतने कम टेम्परेचर पर। तो 5 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पर हमारा फूड सुरक्षित रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम इन, आकर्षण बल
इंग्लिश में इसको देखिएगा। देखो कभी भी ऐसा होता है कि पेपर हिंदी इंग्लिश जब भी बाइलिंगुअल किया जाता है और जब भी हाँ नहीं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो हमेशा इंग्लिश में क्वेश्चन को देखना। हिंदी में इसमें अधिकतम लिखा हुआ है और इंग्लिश में इसको मिनिमम लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली इसका +1 आप सभी को मिला होगा, है ना, जब ये पेपर हुआ होगा, है ना। तो भी फिर भी आप ध्यान रखना क्योंकि हमेशा प्रायोरिटी इंग्लिश को दी जाती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम। अगर मैं मिनिमम लूँ तो जो आकर्षण बल सबसे कम किस में होता है ना, जिसके कण बहुत आसानी से गति कर सकते हैं, तो मिनिमम किस में पाया जाता है, गैसेस में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। तो जिस भी बर्तन में जिस भी कंटेनर में आप गैसेस डालेंगे वो उसका आकार ले लेगी, वो उसका आयतन ले लेती है। और सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा होता है ठोस के अंदर। मैक्सिमम अगर हिंदी वाला देखूँ तो मैक्सिमम किस में होता है, ठोस के अंदर होता है। कैसे होता है, इनके मध्य बहुत ही स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल पाया जाता है जिससे अणु एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, अंतराणुक बल जिसको हम लोग बोलते हैं, ताकि कोई भी चीज़ इसको, जिसे आपने किसी भी कंटेनर के अंदर कोई भी ठोस वस्तु डाली तो वो वैसे ही रहेगी, ना उसका आकार में परिवर्तन होगा, ना उसके आयतन में परिवर्तन होगा, ना आप उसको कंप्रेस कर पाएंगे, मतलब उसकी संपीड्यता भी नल क्षीण यहाँ पर होती है ना, जैसे कि हमने ठोस द्रव और गैस के बीच में डिफरेंस समझा हुआ है। तो आकर्षण बल मिनिमम किस में होता है, गैसेस में होता है, मैक्सिमम किस में होता है, ठोस में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। कैटलिस्ट प्रोसेस की बात हो रही है, तेल से हमको यहाँ पर वनस्पति का निर्माण करना है, वनस्पति घी का निर्माण करना है, तो किस गैस का प्रयोग किया जाएगा, हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इक्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, C2H4 प्लस हाइड्रोजन के साथ जब इसकी क्रिया करवाई जाएगी C2H6 वनस्पति घी यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। इवेंजेवेलिस्टा टेरिसेली किसके आविष्कारक हैं, आपके सामने हैं दोनों ही, है ना। ये व्यक्ति जिनका नाम मैंने लिया इवेंजेवेलिस्टा टेरिसेली जो है ये बैरोमीटर के आविष्कारक हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बैरोमीटर का आविष्कार इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच का सही संबंध है। अगर मुझे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हर एक ऑप्शन को 2-2 बार लिखा गया हिंदी और इंग्लिश के अंदर। ठीक है, चलिए अगर आप निकाल रहे तो आप निकाल कर देखिए कैसे निकालोगे आप इसको। बस कुछ नहीं करना है आपको, बस एक ही बोला था कि एक ही इक्वेशन याद रखना है, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। F-32 डिवाइड बाई 80 C/10 है ना, 180 100 वाला। ठीक है, इस इक्वेशन से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये रही इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है। F-32 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू C/100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाई 100। F इज फ़ारेनहाइट, C इज सेल्सियस, K इज केल्विन। ठीक है, ये तीनों वैल्यू। अब मेरे को क्या बोला था कि आप फ़ारेनहाइट और इसके अंदर जो है निकालिए, वैल्यू निकालिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन निकालिए। तो मैंने क्या करना है, F-32 इज इक्वल टू 80 C/100 इसी से निकल जाएगा। अगर ये बोलता कि सेल्सियस और केल्विन के बीच में निकालो तो मैं करती C/100 इज इक्वल टू K माइनस 273/100 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ये कट हो जाएगा 2 से, ये 5 बार हो जाएगा, तो 5F-32 इंटू 5 इज इक्वल टू 9/C, है ना। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो अपन को क्या करना पड़ेगा, F की वैल्यू निकालनी है, तो इसको अपन उधर लेकर चले जाते हैं। 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 1 16, 5F इज इक्वल टू 9C प्लस 160 हो जाएगा। एक बार से ऑप्शन की तरफ चलेंगे, ऑप्शंस देख लेते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन है, अब सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 सेकेंड। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ये रहा, है ना, क्वेश्चन भी अब आपके सामने, ऑप्शंस भी आपके सामने। तो चारों में हमको F और C, इसमें C दे रखा है और इसमें F दे रखा है, तो एक बार F से निकालने की कोशिश करते हैं। 9C डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, ये 5 दोनों के बटे में आ जाएगा, 160 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। सो F इज इक्वल टू 5 एकम 5, 3 बचे हुए, 5 8 40 हो जाएगा, 5 4 9, 5 8 40 और 5 3 15 और एक बचा हुआ है 5 दूना 10। F इज इक्वल टू 1.8C प्लस 32, यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगर मुझे पूछे कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के अंदर क्या संबंध है तो आपको कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। अगर ये पूछे फ़ारेनहाइट और केल्विन के अंदर क्या संबंध है तो F-32 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 180 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइड बाई 100
और यहाँ से आप F और K के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। और सेल्सियस और केल्विन के अंदर तो बहुत ही आसान हो गया, C इज इक्वल टू K माइनस 273, तो केल्विन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C प्लस 273। बस या तो प्लस करना है या माइनस करना है, क्योंकि 100 से 100 यहाँ पर डायरेक्टली कट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। बस इस इक्वेशन को ध्यान रखना है। क्या थी इक्वेशन, याद आ रही है, F माइनस 32 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू C बाय 100। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ORS का फुल फॉर्म क्या है। बहुत पैकेट पिए हैं हम लोगों ने ORS के एनर्जी लेने के लिए, तो हर बार आपने जब भी पैकेट पिया होगा तो देखा होगा इसके ऊपर पूरा नाम इसका लिखा हुआ रहता है। क्या रहता है, ओवरऑल रिहाइड्रेशन सिस्टम, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या फिर ओवरऑल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर दिख रहा है ओरल रिहाइड्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्या बोला है, विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। The process of depositioning a layer of any desired metal on another material by means of electricity। मतलब आप विद्युत धारा, आप करंट का प्रयोग करते हुए एक मटेरियल की लेयर दूसरे मटेरियल पर चढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स मैंने मान लो कोई एक बीकर लिया और एक कोई भी मैंने छड़ ली और मैंने यहाँ पर चांदी का कोई भी पदार्थ डाल दिया और इसको कैथोड एनोड से पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से हमने कनेक्ट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये चांदी की पूरी जो है इस लेयर पर, इस धातु की जो छड़ है इस पर जाकर जम जाए, मतलब यहाँ पर वही कोटिंग यहाँ पर हो जाए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रोसेस कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। लोग एक कपड़ा फैली बाह के सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते हैं। पीपल मेजर्ड अ क्लोथ, 1 इंच क्लोथ, 1 इंच कपड़ा, 1 फुट कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा, या फिर 1 यार्ड को, है ना, कपड़े का 1 यार्ड, कपड़े का 1 मीटर, कपड़े का 1 फुट जो है, बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउट स्ट्रेच्ड आर्म एंड थिन चिन। मतलब जैसे कि आप यहाँ पर खुद को इमेजिन करो कि आप ऐसे खड़े हुए हो और आप जो है किसी भी कपड़े की जो साइज़ है उसको मेज़र कर रहे हैं। कैसे, चिन मतलब आपकी दाढ़ी, थोड़ी से लेकर जो है यहाँ तक, अपनी आर्म तक, अपनी भुजा तक माप कर देख रहे हैं कि ये साइज़ क्या है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है 1 यार्ड। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर अगर देख पा रहे हैं तो देखो यहाँ से लेकर चिन, दाढ़ी से लेकर यहाँ तक की लंबाई, मतलब यहाँ से लेकर पूरे आपके शोल्डर से लेकर यहाँ तक की जो आपकी फिंगर्स है यहाँ तक की लंबाई को क्या बोला जाता है, 1 यार्ड यहाँ पर बोला जाता है। तो ये बिल्कुल जनरल साइंस का क्वेश्चन है, मतलब एक जनरल नॉलेज वाली चीज़ है कि 1 यार्ड किसको बोलते हैं। तो आपकी दाढ़ी जो है यहाँ से लेकर आपकी चिन से लेकर आपकी फिंगर्स जहाँ तक आपका हाथ फैल सकता है, इस लंबाई को 1 यार्ड यहाँ पर बोला जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको केमिस्ट्री का हम लोग बोल सकते हैं। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विआधारी यौगिक है, नॉन बाइनरी कंपाउंड है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी बाइनरी नॉन बाइनरी होते हैं। तो एक सीधी सी आसान सी भाषा में इसको आप ऐसे सीख सकते हैं। 2 चीज़ें होती है, एक होता है बाइनरी और एक होता है नॉन बाइनरी। ठीक है, जैसे कंप्यूटर आपने पढ़ा है तो बाइनरी मतलब क्या होता है, आप डील करेंगे या तो 0 के साथ या फिर 1 के साथ, है ना, और नॉन बाइनरी में बाकी सारी चीज़ें आ जाती है। तो अब केमिस्ट्री के अंदर बाइनरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ जो कि 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, क्या कहलाएगा, बाइनरी कंपाउंड यहाँ पर कहलाएगा। एक ऐसा पदार्थ जो केवल और केवल 2 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, केवल और केवल 2 तत्व, भी ध्यान रखना, मैं तत्वों की यहाँ पर बात कर रही हूँ, मैटर की यहाँ पर बात कर रही हूँ। नॉन बाइनरी मतलब वो एक सिंगल भी हो सकता है और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब सिंगल या फिर मोर देन 2। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। बाइनरी मतलब क्या, 2 तत्वों से मिलकर बनना। अब 2 तत्वों से मिलकर बनने वाले यौगिक आपको याद आ रहे हैं क्या, H2O, है ना, सबसे आसान सी भाषा में बोलें तो H2O किससे बनकर बना है, हाइड्रोजन और पानी से। हाइड्रोजन एक तत्व है, पानी एक तत्व है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है। तो कितने हो गए, टोटल 2 हो गए। ठीक है, तो ये दोनों कौन है, ये दोनों अपने बाइनरी हो गए। इसमें 2 तत्व है, इसमें 2 तत्व है। अब ऐसे और भी कई सारे, जैसे कि अगर मैं सिर्फ लिखूं ऑक्सीजन,
अगर मैं सिर्फ लिखूँ हाइड्रोजन, अगर मैं सिर्फ लिखूँ सोडियम, अगर मैं सिर्फ लिखूँ क्लोरीन, तो ये सब अपने आप में तत्व है, मतलब कि सिंगल है, तो ये क्या कहलाएंगे, गैर द्विआधारी या फिर नॉन बाइनरी। ऐसे और भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे HNO3 हो गया, है ना, और भी यहाँ पर जिसमें और भी ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तो ये कितने हो गए, 3 हो गए। या तो एक होगा या फिर 3 होगा या 4 होंगे, जितने भी होंगे वो सब के सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे, नॉन बाइनरी की कैटेगरी में यहाँ पर आएंगे। तो आप इसको ऐसे समझो, बाइनरी मतलब 2, है ना, और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं 2 को छोड़कर कोई भी, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, वो सब के सब नॉन बाइनरी गैर द्विआधारी की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट बाइनरी नॉन बाइनरी का। अब मुझे ये बताओ कि इसमें से नॉन बाइनरी कौन है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, मैथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कितना होता है CH4। CH4 में कितने तत्व हो गए, कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, 2 हो गए, तो ये कौन सा हो गया, बाइनरी हो गया। अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 तत्व हो गए। पानी H2O है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने तत्व हो गए, 2 तत्व हो गए, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बताना है, क्योंकि आंसर तो वही होगा, है ना, क्योंकि सब में 2-2 है, तो नाइट्रिक एसिड में कितने होते हैं, HNO3, इसमें कितने हो गए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 3 तत्व हो गए। अगर सिंगल भी होता, अगर ये यहाँ पर ना हाइड्रोजन भी लिख देता तो हाइड्रोजन आपका आंसर हो जाता, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक है। अगर ये नाइट्रोजन लिख देता तो नाइट्रोजन अपने आप में एक तत्व है। ऑक्सीजन लिख देता तो ऑक्सीजन अपने आप में एक अकेला है, ठीक है, या तो अकेला या 2 से ज़्यादा, है ना, तो वो सब किस में आ जाएंगे, नॉन बाइनरी कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएंगे। सो अभी आंसर क्या हो गया आपका, HNO3, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3 है, दैट मीन्स ये नॉन बाइनरी कंपाउंड यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट। आप चाहे तो इसका डिटेल देख सकते हैं। नाइट्रिक एसिड आपका आंसर है, क्योंकि ये नॉन बाइनरी है, जिसका सूत्र HNO3 होता है। ये यौगिक या तो एक तत्व ऑक्सीजन हाइड्रोजन से या फिर 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जैसे NH4Cl हो गया, H3PO4 हो गया, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से मिलकर बने, तो ये सब क्या है, गैर द्विआधारी या फिर नॉन बाइनरी है। ठीक है, तो ये पेपर के कुछ क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करना क्या कहलाता है, अभी अपन ने देखा विद्युत लेपन की प्रक्रिया कहलाता है। तो इस पेपर में कुछ ये 15 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, जो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, और इसी के साथ हमारे MP कांस्टेबल के 6 पेपर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई भी पेपर यदि आपका मिस हो गया, 1 फरवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी के दोनों शिफ्ट यहाँ पर हो चुकी है। इसके आगे हम लोग और आगे की शिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, और ये सारे ही पेपर जो है ऐप पर डाल दिए गए हैं, तो ऐप पर आप अदर जो सब्जेक्ट है उनकी भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आपका GK हो गया, है ना, उनकी भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, सो सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं दिन में 2 बजे वाले सेशन में। ऐप पर क्लास रहेगी, सो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। ओके, थैंक यू।